तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो देखो, इंडिया में 3 तरह के इलेक्शन होते हैं। एक होता है आपका जनरल इलेक्शन, ठीक है, यानी जो हमारे कंट्री में लोकसभा के और विधानसभा के, विधानसभा होता है स्टेट के और लोकसभा होता है पूरे इंडिया के नेशनल लेवल के, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो इलेक्शन होते हैं ना वो हर 5 साल बाद होते हैं। तो अगर कोई भी पार्टी अपना पूरा टर्म कर लेती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो हर 5 साल बाद जो इलेक्शन होते हैं उनको हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। एक होते हैं आपके बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन क्या होता है, वो 1 या 2 सीट्स के लिए होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए होते हैं। मान लो किसी ने रिजाइन कर दिया, एमएलए या एमपी ने, या किसी की डेथ हो गई तो वो सीट खाली हो जाती है, तो उस पे जो इलेक्शंस होते हैं ना वो बाय इलेक्शन होते हैं। एक और होते हैं मिड टर्म इलेक्शन। अब जैसे कोई कोलिएशन गवर्नमेंट है, मतलब सब पार्टी की मिलीजुली गवर्नमेंट है और कोई एक पार्टी ने सपोर्ट वापस ले ली, तो जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजोरिटी नहीं रहती, तो उस केस में दोबारा से इलेक्शन होते हैं गवर्नमेंट को चुनने के लिए। तो वो बीच में जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये पूरे लोकसभा और विधानसभा के पूरे वैसे ही होंगे जैसे 5 साल बाद होते हैं, सेम वैसे ही इलेक्शन होते हैं, लेकिन तब बीच में होते हैं जब कोई गवर्नमेंट अपना पार्टी अपना टर्म पूरा नहीं कर पाती, तो उसे हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। और ये जो लिखी हुई है यही तुम्हें करनी है। मिड टर्म इलेक्शन इज हेल्ड व्हेन द रूलिंग पार्टी लूजेस मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट व्हेन द अपोजिशन पार्टीज रेजेस नो कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है आपका, अब इंडिया में कैसे पूरे इलेक्शन होते हैं, प्रोसीजर क्या है, आप वो पढ़ोगे। टाइप्स ऑफ इलेक्शन तो आपने पढ़ लिए, इस पे क्वेश्चन बनेगा, इन तीनों इलेक्शंस को डिफाइन करना ये क्वेश्चन है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं, देखो अगर पूरी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो रहे हैं, तो पूरी कंट्री अलग अलग एरियाज में डिवाइड हो जाती है। In our country, we follow an area-based system of representation. The country is divided into different area for the purpose of election. और इसी को हम कहते हैं electoral constituencies. अब फर्क क्या है, नेशनल लेवल पे लोकसभा इलेक्शन के लिए पूरी कंट्री एरियाज में डिवाइड होती है और टोटल वही एरियाज हमारे में कितने हैं, 543 यानी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। या आप कहोगे लोकसभा के इलेक्शन के लिए इंडिया का जो पूरा एरिया है ना वो 543 एरियाज में डिवाइड हो जाता है। और यहाँ से जो नेता चुना जाता है, 5 के लिए इलेक्शन हुआ, अलग अलग पार्टीज ने कॉन्टेस्ट किया, फिर कोई एक चुना गया, तो जो वो मेंबर चुना जाता है उसे हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। ओके, जैसे मोदी, ठीक है ना, पीयूष, जो हमारा मिनिस्टर्स हैं, ये सारे ये हैं हमारे एमपीज, क्योंकि ये पूरी ऑल ओवर कंट्री से चुने गए हैं। अब वन ऑफ द फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वोट। ये तो वही आ गया कि हर एक वोट की वैल्यू सेम है, एक ही है, और जो हम लेते हैं ये देखो, दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन विद इन इट। तो हम जब एरियाज को डिवाइड करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि लोग बराबर हो, वोटिंग वाले लोग ऑलमोस्ट हर एरिया में सेम हो। ऐसे ही स्टेट भी अलग अलग एरियाज में डिवाइड होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा था हरियाणा में जब इलेक्शन होते थे तो 90 सीट्स थी ना, तो 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, या हरियाणा 90 एरियाज में डिवाइड हुआ था। अब वहाँ जो एरिया से चुना जाता है मेंबर, उसको हम कहते हैं एमएलए, जो स्टेट के लिए चुना जाता है, ठीक है। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये सब क्या है, ये एमएलए हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज विद इन इट्स सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द सेम टाइम प्रिंसिपल अप्लाइड फॉर पंचायत एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो कहता है कि अब हाँ, इसमें ये कह रहा है जो पार्लियामेंट है, जो यानी लोकसभा के लिए इलेक्शन हो, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है ना वो ज़्यादा बड़ी होती हैं, तो वो कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिला के बनती है। और ऐसे ही पंचायत का और म्यूनिसिपल इलेक्शन का सेम है। जो लोकल लेवल के इलेक्शन होते हैं, जो गाँव में होते हैं, वो पंचायत के होते हैं, और जो शहरों में होते हैं वो म्यूनिसिपल के होते हैं। अब देखो, अब विलेज में जब पंचायत के लिए इलेक्शन होंगे
तो विलेज किस में डिवाइड होता है? एरिया वार्ड्स में। जैसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं तो ये बहुत छोटे लेवल पे है, वार्ड्स में होता है। अब हर एक वार्ड से एक मेंबर इलेक्ट करते हैं, ओके। और इनको क्या कहते हैं? समटाइम्स इनको सीट्स कहते हैं। फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंट 1 सीट इन द असेंबली। कितनी सीट्स है? हम ऐसे ही कहते हैं ना, बीजेपी की जीते या बीजेपी इतनी सीट्स आई हैं, या जो देवीलाल जीता था 76 सीट्स आई हैं। तो इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज ना कह के हम अपनी जनरल लैंग्वेज में सीट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे लोकसभा में लोकदल 160 सीट्स इन हरियाणा, तो मीन्स उसके कैंडिडेट 60 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे जीते हैं, ये होता है, ओके। या उसके 60 एमएलएज हैं जो स्टेट असेंबली में बैठेंगे। तो पहला पार्ट है हमारी पूरी इंडिया को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यानी एरियाज में बांट देना इलेक्शन का ये। तो अब इसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आता है एक रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये क्या है रिजर्व्ड? देखो रिजर्व्ड ये है कि जैसे आपको ये राइट है कि आप कोई भी इलेक्शन लड़ सकते हो, इंडिया का जो रेजिडेंट है और एक स्पेसिफाइड एज उसकी है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन कुछ सीट्स ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ वुमेन ही इलेक्शन लड़ सकती हैं, कोई मेल नहीं लड़ेगा। कुछ ऐसी है जहाँ पे एससी या एसटी वाले ही खड़े होंगे, दूसरे नहीं होंगे। तो ऐसा जहाँ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है ना, लिमिटेशन हो जाती है कि यहीं लड़ेंगे, उनको हम कहते हैं रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंटाइटल्ड एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज और हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एट रिप्रेजेंटेटिव। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर एक सिटीजन को ये राइट देता है कि आपको वोट डालने का भी अधिकार है और आपको इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर हाउएवर वर वरीड दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन सर्टेन वीकर सेक्शंस में नॉट स्टैंड अ चांस टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबलीज। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को ये डर था कि जो वीकर सेक्शन है ना, जैसे एससी एसटी, अगर वो खड़े भी हो गए ना तो वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि दूसरे लोग जो हैं वो मेजोरिटी में हैं। जैसे दूसरे अपर कास्ट या दूसरे वाले वो मेजोरिटी में हैं, तो जो माइनॉरिटीज़ है ना उनको कभी भी नहीं जीत सकते वो, क्योंकि माइनॉरिटीज़ उनको वोट देंगी नहीं, तो वो बेचारे कभी नहीं जीत पाएंगे। दे मे नॉट हैव रिक्वायर्ड, क्यों? उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन लड़ने के लिए, जीतने के लिए उनके पास कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो दोज हु आर इन्फ्लुएंशियल एंड रिसोर्सफुल मे प्रिवेंट देम फ्रॉम विनिंग। अब वो जो मेजोरिटी में है, ठीक है, आप 10th में पढ़ेंगे, ये एक श्रीलंका का केस है, सिंघाला स्पीकर और तमिल स्पीकर। सिंघाला वहाँ पे ज़्यादा है तो वो तमिल स्पीकर कभी आ ही नहीं पाते, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि जो पावरफुल है ना वो उनको इलेक्शन जीतने से रोक देंगे। इफ़ अगर ये ऐसा होता है तो हमारी पार्लियामेंट और असेंबली में एक वो सेक्शन जो हमारी पॉपुलेशन है लेकिन उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी पार्लियामेंट में नहीं होगा। तो इससे डेमोक्रेसी की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऐसी होती है जो सबके लिए काम करती है। तो यही सोच के ये सब ना हो तो एक स्पेशल सिस्टम सोचा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का वीकर सेक्शन में। अब इनमें क्या है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व्ड कर ली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप्स के लिए है। अब इन एससी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी ओनली समवन हु बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट कैन स्टैंड फॉर इलेक्शन। अब जहाँ मान लो यहाँ की सीट कोई भी एक एरिया है, वहाँ की सीट एससी के लिए रिजर्व हो गई, तो चाहे बीजेपी इलेक्शन लड़े चाहे कांग्रेस लड़े तो उसका जो कैंडिडेट होगा ना वो एससी ही होगा। तो आप चाहो या ना चाहो आपको उन्हीं एससीज में से ही एक कैंडिडेट चुनना है, और वो जब जाएगा पार्लियामेंट में तो वो अपनी जो अपने लोग हैं, अपने जैसे लोग हैं, उनके लिए आवाज उठाएगा, ठीक है। समवन कास्ट में इलेक्शन ओनली दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन फ्रॉम। अब जिसके लिए जो रिजर्व है ना वही होगी। करेंटली इन द लोकसभा सीट्स आर रिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है? 41। शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे लिखा है कुछ, ये मार्क कर लेना, ये शायद चेंज हुआ हो तो लेटेस्ट देख लेना। तो ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, शेड्यूल टाइप्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड है और शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी रिजर्व्ड है। ओके, रिजर्व्ड सीट्स डू नॉट टेक अवे लेजिटिमेट शेयर ऑफ एनी अदर सोशल ग्रुप। तो अब जो उसका शेयर है ना वो उसी के पास रहेगा, उसका कोई शेयर छीन नहीं सकता एससी और एसटी का।
दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन वॉज एक्सटेंडेड लेटर टू वीकर सेक्शन। अब वीकर ये बात फिर से वीकर डिस्ट्रिक्ट और लोकल लेवल पे भी हो गया। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल पंचायत एंड अर्बन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ये हो गई है रिजर्व ओबीसीज के लिए। अच्छा, एक वुमेन का आ रहा है, कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में वुमेन को भी 33% सीट रिजर्व दो, लेकिन ये अभी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में नहीं हुआ है, लेकिन लोकल इलेक्शन में, पंचायत में और म्यूनिसिपल इलेक्शन में ये लॉ इंप्लीमेंट हो चुका है। 1/3 सीट्स आर रिजर्व इन रूरल एंड अर्बन फॉर वुमेन कैंडिडेट, अभी उसके लिए नहीं हुआ है। तो मेन बात निकल के क्या आई कि जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसे जो कैंडिडेट खड़ा होगा, एससी के लिए है तो एससी का ही खड़ा होगा, वुमेन का है तो आपको सारे कैंडिडेट चाहे इंडिपेंडेंट हो चाहे किसी पार्टी के हो उसी के दिखेंगे, कोई और वहां से नहीं लड़ सकता। और ये किस लिए किया गया, तो ताकि जो वीकर सेक्शन है, ये जो माइनॉरिटी में है, वो भी अपनी बात पार्लियामेंट में रख सके और वो भी गवर्नमेंट में आ सके और गवर्नमेंट उनके लिए भी काम कर सके।